नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निकुंज की नज़र। और हर हफ्ते हम ये पेशकश आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर बीते पूरे हफ्ते में बाजार में क्या कुछ हुआ है और आने वाले हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है, इसकी समझाइश बारीकी से समझते हैं हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया से। निकुंज, स्वागत है आपका। और चर्चा की शुरुआत बाजार के दमखम के साथ, क्योंकि तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमारे बाजार में कुछ चोट नहीं लगी, लेकिन चोट लगने के बावजूद भी बाजार ने अपने आप को इस तरह से पकड़ा हुआ है कि कोई भी बुरी बात या बुरी खबर बाजार को हिला नहीं पा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना रहा। हमने देखा कि बीच में आईटी कंपनियों के नतीजे आए जो कि कुछ ठीक ठाक थे और कुछ काफ़ी निराशाजनक भी थे, जो कि उम्मीद के मुताबिक भी था। लेकिन बाजार में ऐसी कौन सी रजनीकांत सुपर पावर आ गई है, अगर मैं इसको कह सकूं? हिल नहीं रहा है बाजार ज़्यादा, गिर नहीं रहा है ज्यादा। हाँ। सबसे बड़ी बात तो गिर नहीं रहा है। जब खराब खबर आती है तो मार्केट धराशायी नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रजनीकांत जी का सुपर पावर है, जिसकी वजह से जो बैड न्यूज आती है ना, एक ढाल बना करके खड़े हैं वो। तो ये एक प्रकार का इंडोर्समेंट है कि मार्केट में आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा और आज जो न्यूज आ रही है उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। तो क्या बड़ी न्यूज इस साल आई है, अगर हम जो बड़ी हेडलाइंस देखें, सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार में कंसर्न हुई जी, अडानी शेयर में गिरावट आई है, डेट प्रॉब्लम्स हैं, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या होगा। मार्केट को समझ में आएगा कि ना उनमें प्रॉब्लम है और ना बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो हालांकि उनकी ग्रोथ ऊपर नीचे होगी, वो सेकेंडरी बात है, मगर उस बात को लेकर के मार्केट अब चिंतित नहीं है, जो कि बजट के आसपास कितनी बड़ी समस्या का कारण हो गया था। सेकंड, इन्फ्लेशन वापस आ रही है जी, मगर रखता वो भी कंट्रोल में आ रही है, बिकॉज क्रूड के दाम गिर चुके हैं। ओपेक जोर लगा रहा है, प्रोडक्शन काट रहा है, फिर भी क्रूड के जो प्राइसेस हैं $85-86 से वापस नीचे आ चुके हैं। तीसरा, यूएस रीजनल बैंक्स में क्या होगा। तो यूएस फेड ने और यूएस सेंट्रल बैंक ने जिस प्रकार से मुस्तैदी से काम करा है, उन्होंने इस प्रकार की जो कंसर्न्स थी उनको पीछे कर दिया। तो ये तीन बड़ी हेडलाइंस थी। फिर आई इस फ्लोज पे। फ्लोज में क्या हुआ जी? फ्लोज में हमने देखा कि विदेशी संस्थागत निवेशक दे दनादन खूब इंडियन स्टॉक्स बेच रहे थे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स महंगे थे, चाइनीज स्टॉक मार्केट सस्ते थे, चाइना ऊपर टॉप से 35% नीचे सस्ते हो चुके थे। तो एक इन्वेस्टर को मैं हमेशा बोलता हूँ जी, वो एक बच्चे होते हैं जब वो कैंडी स्टोर में जाते हैं। जब आपको चीज़ अच्छी लगती है तो आप जाहिर है ज़्यादा उसमें ज़्यादा हाथ मारते हैं। तो अचानक चाइनीज स्टॉक सबको सस्ते लगने लगे। सबको लगा भाई इंडियन शेयर्स महंगे हैं, यहाँ बेचो वहाँ जाओ, मगर वह भी एड्रेस हो रही है। बिकॉज चाइना की इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी चिंता है। चाइना की इकोनॉमी को लेकर के विदेशी संस्थागत निवेशकों को समझ में तो आ गया कि एक अंधेरा कुआं, एक अंधा कुआं है, इसके अंदर आप डालते रहो पैसा मगर निकलता नहीं है बाहर। इकोनॉमी में कई उसके अंदर कई पेचीदे कारण हैं जिसके इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोथ में चेंजेस हो रहे हैं। सरकार कंपनीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की का प्रयत्न कर रही है। तो वहाँ पर जितने भी निवेशक गए थे वो फिंगर ऑन द लिप्स कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी उनका ख़राब था, तो पैसा वापस आ रहा है। तो ये जो कंसर्न्स थी ये एड्रेस हो रही है, मगर भारतीय निवेशक टिका रहा। एसआईपी के नंबर जो है 15-15.5 हज़ार करोड़। तो कुल मिलाकर के मेरे को ये लगता है, जो हम पिछली बार में बात कर रहे थे, कि मार्केट इज़ गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ रैली। हाँ, आपने ये बात बहुत कही भी है अपनी पिछली से पिछली पेशकश में भी कि बाजार एक तेजी के लिए अब तैयार हो रहा है, लेकिन कितना बरकरार रख पाएगा ये मोमेंटम? लेकिन कृपा जी, मुझे नहीं लगता है कि जो मोमेंटम है वी शेप मोमेंटम आएगा। अच्छा। तो आप गिरे थे, एक अल्फ़ाबेट है, तो ये वी शेप नहीं रहेगा। ये मुझे लगता है कि ग्रेजुअली मार्केट की जो अब चाल रहेगी वह आपको एक हाई स्काई स्क्रेपर, 50 माले की हाई स्क्रेपर बिल्डिंग को बिना लिफ्ट के चढ़ने वाली है, जिसमें आपको एक एक फ्लोर एक एफर्ट से चढ़ना पड़ेगा और हो सकता है कि 10-5 फ्लोर्स के बाद आपको रुकना भी पड़े थोड़े समय के लिए। ये एक लिफ्ट से ऊपर जाने वाली जर्नी नहीं रहेगी। हाँ। जिसके अंदर आपने बटन दबाया ऊपर पहुंच गए, वैसा मार्केट नहीं है। बिकॉज मार्केट इतना सस्ता नहीं है, वैल्यूएशंस महंगी हैं, अर्निंग्स भी इस समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ग्लोबली भी माहौल जो इतना अच्छा नहीं है। देखिए, कंसर्न्स तो हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है। ये कोविड का माहौल नहीं है कि मार्केट सस्ता हो चुका था, सोना पीतल के भाव में मिल रहा था। अभी सोना 24 कैरेट सोना 18 कैरेट के प्राइस पे मिल रहा है, मगर सोना पीतल के भाव में नहीं मिल रहा है, तो इतना सस्ता नहीं है। तो मार्केट ऊपर जाएगा, अर्निंग्स अच्छी हैं, इकोनॉमी का रुख अच्छा है, वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, मगर धीरे धीरे रहेगा।
मगर जब ये मार्केट का रुख बदलता है तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हम देखने तेजी आती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर एक स्टॉक स्पीकर का मार्केट है। ओके। आप बल्क डील्स देखिए, जितने भी बड़े HNI इन्वेस्टर्स हैं, जब अब पोर्टफोलियोज आ रहे हैं सबके मई के पिछले तिमाही के, सब ने काफ़ी मिड कैप्स में निवेश करा है, सब म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी कॉन्ट्रा बेट्स लिए हैं। तो कुल मिलाकर के जो खरीदारी का फेस जो था और जो तेज़ी का फेस है, मुझे लगता है वो बरकरार रहेगा। व्हाट वी डिबेटिंग इज नॉट द डायरेक्शन कविता जी, व्हाट वी डिबेटिंग इज द पेस ऑफ द डायरेक्शन, पेस ऑफ द डायरेक्शन। तो इस स्पेस में वो कौन कौन से सेक्टर्स होंगे? आपने मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी की बात कही है, ऐसी कौन से पॉकेट्स हैं जो इसको ड्राइव करेंगे आपके मुताबिक? देखिए, अगर आप देख रहे हैं मार्केट प्योरली, अगर आप उसको प्राइस पे जज करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट में भाव भगवान छे, प्राइस इज द अल्टीमेट फैक्टर विच यू लुक एट। तो इस समय कौन से स्टॉक्स 52 वीक हाई पर हैं? L&T, ITC, आप देखें कैपिटल गुड्स मशीनरी स्टॉक्स 52 वीक हाई पर हैं। तो एक बड़ा सेगमेंट है, वो सेगमेंट के अंदर अब देख रहे हैं कि निरंतर अच्छी खबरें आ रही हैं। तो कैपिटल गुड्स, मशीनरी, डिफेंस, रेलवेज, वो स्टॉक्स एज ए क्लस्टर बड़े अच्छे, मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे। सेकंड अब है बैंक्स, फाइनेंशलाइजेशन हो या फिर रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ हो या फिर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हो, तो बैंक्स जो है आउट परफॉर्म कर चुके हैं और आउट परफॉर्म करेंगे। तीसरा मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन है, नीश कंजम्पशन, स्पेशली अर्बन कंजम्पशन है, वहाँ पर अगर मैं गाड़ियों के आंकड़े देखूँ, अगर मैं ट्रैवल के आंकड़े देखूँ, अगर मैं होटल इंडस्ट्री के आंकड़े देखूं, तो लग्जरी अर्बन कंजम्पशन, नीश अर्बन कंजम्पशन मुझे लगता है अभी भी मजबूत और बरकरार पिलर रहेगा। हमारी आबादी जिस पे हम बात अभी करेंगे, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक इकॉनमी जो आ रही है उसके अंदर स्पेंडिंग पावर अभी भी बढ़ रहा है, और स्पेंडिंग पावर का एडवांटेज सीधा कुछ कैटेगरीज को मिलता है, ट्रैवल, कंफर्ट, टूरिज्म, एक्सपीरियंस। तो वो कैटेगरी एज अ होल मुझे लगता है कि ठीक रहेगी। तो इस तरह के बाजार में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो एक ट्रेडर भी है, वो एक निवेशक भी है ना, इस तरह के बाजार में ज़्यादा मुनाफा, ये तो खैर आंकना मुश्किल होगा, लेकिन रणनीति के लिहाज से अगर ट्रेडर को अपनानी हो तो किस तरह से अपनानी चाहिए? निवेशक तो जो है खरीद कर बैठा रहे और बाद में आराम से ट्रैक करता रहे और उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाए, लेकिन क्या ट्रेडर्स थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम लेकर कमा सकते हैं क्या? जोखिम लेने का समय था 3 हफ्ते पहले। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए, निफ्टी 1000 पॉइंट चल चुका है, जिस दिन का आप आंकड़ा निकाले हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो, मगर 1000 पॉइंट ब्रॉडली 16800 का निफ्टी 17800 हो गया था। तो जो ओवरसोल्ड था वह तो नहीं है। देखिए, मार्केट एक प्रकार की घड़ी का पेंडुलम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट के अंदर हमेशा आपका जन्मदिन साल में एक बार आता है, मगर मार्केट में करेक्शन एक साल में एक बार से ज़्यादा ज़रूर आता है। और जब करेक्शन आता है तो जो घड़ी का जो पेंडुलम है, हमने देखा पिछले साल युद्ध के बाद, इस साल US रीजनल बैंक की क्राइसिस के बाद, जो मार्केट का जो पेंडुलम था वो पेसिमिज्म में आ गया था, और पेसिमिज्म के बाद वो न्यूट्रल टेरिटरी में आया। अब वो आएगा ऑप्टिमिज्म के अंदर। तो ये जो घड़ी का पेंडुलम है ये पूरा चलता ही चलता है। मार्केट में नया कुछ नहीं होता है कविता जी। मार्केट में वही चित्र, वही बात, वही पैटर्न्स दोबारा आते हैं। आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो चेंज होते हैं, आपकी जो कंडीशंस है वो चेंज होती है, पर मार्केट का जो नेचर है, बूम बस्ट, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, साइडवेज एंड ओवरसोल्ड, ये कभी नहीं बदलता है। तो उसके अंदर हम कहते हैं ना कि रामायण की स्टोरी नहीं बदलती है, मगर रामायण के जो स्टोरी प्रेजेंट करने वाले जो किरदार होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो रंगमंच में वो बदलते हैं। तो मार्केट में भी हमेशा वही होता है। तो इस समय मार्केट में मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। मार्केट बहुत सस्ता नहीं है, मार्केट यहाँ पे अटक भी सकता है, बिकॉज कई ग्लोबल कंसर्न्स इस समय। तो इस समय अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो आपको बने रहना चाहिए, आपको शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। मगर आपने अगर रैली को मिस कम्प्लीटली कर दिया है तो फिर आपको अभी धीरज रखनी चाहिए, या फिर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में चेरी पिकिंग करनी चाहिए। धीरज रखना चाहिए कितने समय के लिए? आपको क्या लगता है यहाँ पर रणनीति के लिहाज से किसी के पास अगर पैसा है, अभी रुके हुए हैं बाजार की चाल को देखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, कब डालें, कितना रुकें? क्या कोई ऐसा ट्रिगर है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जो आप देखना चाहते हो आने वाले हफ्तों में? इन्वेस्टर हैं तो आपको बुरी न्यूज़ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे आता है, और मार्केट जब नीचे आती है तो आपको प्राइसेस बेटर मिलती हैं। आप ट्रेडर हैं तो आपको अच्छी न्यूज़ पे राइड करना चाहिए मोमेंटम, और बुरी न्यूज़ में मोमेंटम डाउन साइड में राइड करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग इज़ प्राइस डिपेंडेंट। प्राइस आपको बताता है कि आपको ट्रेड लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है।
जो इन्वेस्टमेंट होता है वह रिस्क मैनेजमेंट होता है, वह डिपेंडेंट होता है वैल्यूएशन डिपेंडेंट। तो मैं दोबारा बोलूँगा, ट्रेडिंग इज़ प्राइस डिपेंडेंट। अब जब आप ट्रेड कर रहे हैं पी मल्टीपल नहीं देखते हैं, आप मोमेंटम देखते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वैल्यूएशंस देखते हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव कब होंगे? जब मार्केट के अंदर बुरी न्यूज़ आती है। ट्रेडिंग में उत्साह कब मिलेगा? जब मार्केट में अच्छी न्यूज़ को लेकर के ओवर रिएक्शन आता है। तो आई थिंक ओवर रिएक्शन वाला फेज़ बचा ज़रूर है, मगर जो इन्वेस्टमेंट वाला फेज़ था, अगर आप हाल की ग्राफ में मिला था वो, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये 2021-22 जैसा मार्केट है कि आप अगर आज नहीं पार्टिसिपेट करते तो कल और ऊपर जाएगा, कल नहीं करते परसों और ऊपर। आई डोंट थिंक दिस इज़ लाइक, मैंने बताया, आप एक लिफ्ट, अगर आप एक ऊंची इमारत के छत पे जाना चाहते हैं तो आपको चल के जाना पड़ेगा रादर देन गोइंग बाय लिफ्ट। चलिए, तो मतलब धैर्य के साथ आपको जो है काम लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और आईटी सेक्टर को लेकर बहुत चिंता है दर्शकों में। आपने कुछ मैनेजमेंट से भी बात की नतीजों के आने के बाद, क्या आप कंसर्न है इस सेक्टर की परफॉर्मेंस को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं? कविता जी, एक ज़माना था 2003 में, 2005 में, 2008 में, 2012 तक कि इन्फोसिस को अगर जुकाम होता था तो पूरे शेयर बाज़ार को बुखार हो जाता था। इन्फोसिस ने प्रॉफिट वार्निंग दी, इन्फोसिस का स्टॉक तो धराशायी होता था, मिड कैप स्टॉक्स 40-50% धराशायी हो जाते थे। लोगों को लगता था इन्फोसिस जो बोलेगा वही एक प्रकार का सत्य वचन है पूरे सेक्टर के लिए। अब ऐसा नहीं है। इन्फोसिस के नतीजे ख़राब आए हैं, आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, मैं मानता हूँ, मगर आईटी सेक्टर के अंदर सब कंपनियों के अलग ही पैटर्न्स हैं। मैस्टेक के नंबर अच्छे आए हैं, HCL टेक की कॉमेंट्री बुरी नहीं थी, TCS ने माना धीमी गति से बिजनेस चल रहा है, मगर ये कोई बहुत खतरे की घंटी नहीं बजाई है। इन्फोसिस में मुझे लगता है कंपनी स्पेसिफिक या सिक्लिकलिटी फैक्टर आया है, जो उनका जो असेसमेंट था वो गलत हो गया है। कई कारण हैं उसके, साइकिल है, क्लाइंट कैंसिलेशंस हैं, कई ऐसी चीज़ें जो हर बार मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होती है। तो मेरे को लगता है दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स वर एट प्ले। मगर आईटी सेक्टर के अंदर धीमापन है और रहेगा। ये बोलना कि अच्छे दिन कब आएंगे बहुत मुश्किल है, मगर क्या इस समय आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है 5 से 10% से ज़्यादा मंदी नहीं आनी चाहिए लार्ज कैप आईटी में। इन्फोसिस 10-20% ऊपर से गिर चुका है, 10% बिगनिंग ऑफ द वीक में गिरा था। अब क्या बेच करके बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा? नहीं। क्या खरीद के बहुत बेनिफिट मिलेगा? नहीं। 5% नीचे आता है तो लीजिए, नहीं तो 1-2 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने समझाया अभी कि बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक आ रहे हैं नतीजे, और ओवरऑल पिक्चर इतनी बुरी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं निकुंज आपके मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक, जो इन तमाम आईटी कंपनियों को एक दूसरे से अलग बना रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार मैच्योर हो रहा है, निवेशक भी मैच्योर हो रहा है, वो ब्लाइंडली बाजार के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसा आपने कहा कि चेरी पिकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। चेरी पिकिंग में ये कंपनियों के बारे में ऐसी कौन सी डिस्टिंग्विश्ड बातें हैं जो इनको इतना अलग बनाती है, और ऐसे अलग अलग नतीजे भी हम देख रहे हैं? देखिए, मैनेजमेंट की रणनीति होती है, फोकस होता है, किस सेक्टर्स में आप अपने आप को डिफ्रेंशिएटेड करना चाहते हैं, कंपटीशन से अलग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन के जैसा क्या कर रहे हैं। एक आईटी को एक प्रकार का मैं पॉन्ड बोलता हूँ, जो पॉन्ड एक्सपैंड कर रहा है। अब उस एक्सपैंड के अंदर सब मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि जो एग्जांपल्स लेते हैं, हम देखते हैं कि टेक महिंद्रा एक BFSI फोकस्ड कंपनी नहीं था, वह एक टेलीकॉम फोकस्ड कंपनी था। मैस्टेक का जो बिज़नेस है वह यूरोप और UK से बहुत ज़्यादा आता है, इंश्योरेंस में काफ़ी बड़ा फोकस था। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। विप्रो ने हिस्टोरिकली काफ़ी ग्रोथ करी है। HCL टेक IMD के बिज़नेस में ज़्यादा है। तो ये एक मैनेजमेंट कॉल होता है, वो एक डिफरेंशिएटेड फैक्टर होता है। मगर मैंने ओवर द इयर्स ये देखा है कि जब मैंने अपना करियर चालू करा था तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी उस समय लिस्टेड इन्फोसिस थी, फिर विप्रो, फिर HCL टेक। आज TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो और HCL टेक है। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो हर क्वार्टर चेंज होती है, मगर जो इंडिया की टॉप 4-5 कंपनियां हैं वो पिछले 20 साल से नहीं बदली हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी कंपनीज़ में ही ध्यान रखना चाहिए। छोटी कंपनीज़ में आएंगे, छोटी कंपनीज़ के अंदर 8 out of 10 companies will fail to scale up. The 2 which will scale up will be very large. हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में LTTIS एंड LTS उन्होंने किस प्रकार का स्केल अप करा है, साइंड करके कंपनी ने किस प्रकार का स्केल अप करा है। मगर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि एकदम ढीली हो गई हैं। तो आईटी के अंदर मेरे हिसाब से जब आप सेक्टर एक कश्मकश से गुजरता है तो आपको लार्ज कैप आईटी पे नज़र रखना चाहिए। अब आईटी के क्षेत्रों का अगर मैं छोड़ दूं, नतीजे आ रहे हैं, ऐसे कौन से और क्षेत्र के नतीजे हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ी कमजोरी दिखाई दे सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर नजर रखनी होगी, लेकिन नतीजे कमजोर रहेंगे? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, नतीजे कमजोर कहाँ पे हो सकते हैं? पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था? इन्फ्लेशन की कंसर्न थी। तो इन्फ्लेशन की कंसर्न किस कंपनी में सबसे ज़्यादा थी?
तो वो उन सेक्टर्स में मुझे लगता है कि थोड़ी कंसर्न्स रहेगी। एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, जहाँ भी इन्फ्लेशन की वजह से कंसर्न थी और जहाँ भी रॉ मटेरियल के चैलेंजेस थे, मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ी समस्या रहेगी। मुझे ये भी लगता है कि बैंक्स के नतीजे अच्छे रहेंगे, मैं फॉरवर्ड गाइडेंस में हो सकता है थोड़ा धीमापन देखने को मिले। पेस आ रहा है, ब्याज दर बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी में कंसर्न्स आ रही हैं। कमोडिटी कंज्यूमर्स इन जनरल विल हैव अ प्रॉब्लम। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स लास्ट क्वार्टर दे वर इन अ गुड स्पॉट, तो उनका मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। मगर इस बार जो अर्निंग सीज़न है वो मुझे लगता है बड़ा एक टिपिकल अर्निंग सीज़न है, जहाँ पर आप सेक्टर स्पेसिफिक कॉल नहीं ले सकते हैं, कंपनी स्पेसिफिक लीजिए, जहाँ पर मुझे लगता है सेक्टरल रोटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। मगर जो फॉरवर्ड कमेंट्री आएगी कंपनीज की वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिमांड और मार्जिन को लेकर के। डिमांड की बात निकली है तो हमें हमारी जनसंख्या के बारे में बात करना होगा, जहां पर हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। अब ऐसे में प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन के होते हैं। सबसे पहले हम अच्छाई की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं खासतौर से डिमांड को लेकर। और जो डिमांड ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ बड़े शहरों में दिखाई दे रही है, छोटे मझोले शहरों में हर तरह की डिमांड दिखाई दे रही है, हर तरह के सेक्टर्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कहानी भारत के विकास के लिए कितनी मजबूत है? कविता जी देखिए, हाई पॉपुलेशन इज़ अ बूम एंड इट ऑल्सो बर्डन, दोनों सी बात हो सकती है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो रही है हिंदुस्तान में, हम उस पर अगर नज़र देखें तो कई आंकड़े हैं जो हमें दिखाते हैं कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं एक आंकड़ा हमेशा देखता हूँ, मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट जो होती है इन्फेंट्स के अंदर, उसको एक प्रकार का मैं बेंचमार्क यूज़ करता हूँ कि आपकी इकॉनमी कहाँ पर जा रही है। नवजीवत जो होते हैं, मोर्टालिटी रेट इन्फेंट कहाँ जा रही है, वहाँ पे भारत में प्रोग्रेस है। एक आपको बताता है कि सोसाइटी के अंदर चेंज कहाँ हो रहा है। नंबर 2, आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वह ठीक हो रही है। तीसरा, आपके पास आपके फॉरेक्स रिजर्व्स और आपके मैक्रोस और इंटरेस्ट रेट कैसी हैं। तो दुनिया में इन्फ्लेशन 40 साल के हाई पर है, मगर इंडिया में इन्फ्लेशन 4 से 6% के आसपास है। दुनिया में कितनी ज़बरदस्त इन्फ्लेशन को कंसर्न्स आई थी, 4 से 6, 6.5 के ऊपर इन्फ्लेशन नीचे आ गई हिंदुस्तान में, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से मैनेज हुई है। और 4 से 6 इंडिया का हिस्टोरिकल एवरेज है। फॉरेक्स रिजर्व वी गॉन अबाउट $500 बिलियन। क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़, पहले एक ज़माना होता था कविता जी, हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की बात करते थे। तो पहले होता था कि 7 दिन में 24 घंटे, तो 24/7 पहले 7 दिन में 24 घंटे मिलती थी। अब 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे मिलती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। रोड्स देखिए, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। बर्डन जब होता है, जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती है, जब मोर्टालिटी रेट, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिसीजन मेकिंग, वहाँ पर लाइफस्टाइल, योर होल इकोनॉमिक ग्रोथ, जब उनके अंदर समस्या आती है, जो हिंदू रेट ग्रोथ बोलते थे एक ज़माने के अंदर, वह समस्या वाली समय, जब क्योंकि वो जो आपकी पॉपुलेशन बर्डन हो जाती है। अभी हम जिस स्थिति में, हम एक बहुत अच्छी स्थिति में, इंडिया का ग्लोबल रिकग्निशन बदल चुका है। इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ यंग टैलेंट पूल ग्लोबल। अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ देखें तो टॉप 10 कंपनीज़ में से 7-8 इंडियन CEOs हैं। भले माइक्रोसॉफ्ट के CEO हों, या फिर एप्पल के CEO हों, या फिर वर्ल्ड बैंक में बग्गा साहब हों, प्राय जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर अब भारत आ रहा है। एप्पल ने भी भारत में आके स्टोर खोल दिया है। दैट जस्ट टेल्स यू दैट हाउ वी आर गोइंग। अगर आप US टॉप पोजीशंस देखें, भले ही वो पॉलिटिकल पोजीशंस हों या फिर मेडिकल पोजीशंस हों, आई थिंक टॉप इंडियंस आर देयर। तो एक इंडिया का टैलेंट पूल रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो टैलेंट है। स्केल, भाई आप देखिए, स्केल की तुलना में IT सेक्टर से कर सकता हूँ। सेक्टर ग्रो कर रहा है, कोडिंग हो रही है, स्केल है वो। और स्किल, आपके पास यूनिक स्किल है, आपके पास एक टैलेंट बेस है, तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ इस समय आ रहा है, यंग डेमोग्राफिक्स, सॉलिड पॉलिटिकल लीडरशिप, स्किल, स्केल, ये दोनों साथ मिला करके ये समय, एक जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना अमृतकाल, ये वास्तव में अमृतकाल का समय। लेकिन इस पूल को और इतने टैलेंट को और जो भी आपने बुनियादी बातें बताई जो हमारे फेवर में है, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इनको तराशना भी तो बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। हालांकि स्किल रिक्वायरमेंट जो है नौकरियों के लिहाज से वो बहुत उभरती हुई आ रही है, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी हमारी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। गरीबी हमारे देश में अभी भी ज़्यादा है। अगर हम बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, उसमें भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि कोशिश जारी है। पेंशन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, उसको लेकर भी अटकलें हैं। तमाम मुद्दे जो उठते हैं वो राजनीतिक बन जाते हैं। तो ये ढांचा है ना एक पूरे देश का जो उसको आगे ले जाएगा, इसमें कहाँ तक कहानी पहुंची है, आगे सुधार के कितने गुंजाइश है? देखिए,
चमत्कार एक दिन में नहीं होता है। जब इकॉनमी निकलती है एक 15-20 साल के ठहराव के बाद, जब वह कई फैक्टर्स की वजह से पैरालाइज थी, तो उसको समय लगता है टर्न होने में। आप पिछले 2024 के बाद जब देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, कहाँ कहाँ पर हमने तरक्की करी है, क्या क्या बड़े रिफॉर्म हुए हैं, क्या क्या डिफ़िकल्ट डिसीजन लिए गए हैं, और क्या क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी, इन मेकिंग UPI सक्सेस, रोड इंफ्रा, वैक्सीन की जो सक्सेस स्टोरी थी, कोविड को जिस प्रकार से हमने झेला, इस समय में इन्फ्लेशन को हमने कैसे डील करा, तो अच्छी बातें हैं। मगर आप जो बोल रही हैं सही बातें हैं। आप शायद जुडिशल रिफॉर्म्स मिस कर गई हैं। आई थिंक इंडिया नीड्स द जुडिशल रिफॉर्म्स, अर्जेंटली रिफॉर्म चाहिए। हमारे पास बेरोजगार एक वास्तविकता है, मगर इसके कारण है कि बिकॉज हिस्टोरिकली हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करा हमारी वर्कफोर्स की ट्रेनिंग को, स्किल जो एक बेसिक लेबर लेवल पर है वहाँ पर प्रॉब्लम है। कोविड के बाद आपकी इकॉनमी के शेप ज़रूर हुई है, बिकॉज सपोज आप एक सर्विस प्रोवाइडर थे अर्बन इंडिया में, आप एक बड़े थे, आप एक प्लम्बर थे, आप एक इलेक्ट्रिशियन थे, आप वापस जा चुके हैं। तो आपको क्योंकि उस समय कोविड में पैसा नहीं मिला, तो आपकी सर्विस को लेने वाला नहीं था, तो आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ी। तो जो इकॉनमी का रुख है उसके अंदर वास्तव में कंसर्न्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, मगर जो समस्याएं थी क्या एक एक करके वह एड्रेस हो रही हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं कविता जी आपकी नेचर ऑफ इकॉनमी ऐसी वो रहेंगी। पर कैपिटा इनकम आपके अमेरिका के आसपास कभी नहीं होगी। पर कैपिटा इनकम चाइना में हमारे से बहुत आगे है। हमारी पॉपुलेशन और चाइनीज़ इकॉनमी की पॉपुलेशन आप देखें तो बहुत डिफरेंसेस हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप सम टोटल देखें तो मुझे लगता है कि जो तरक्की है और जो कठिनाइयाँ कम हो रही है और तरक्की ज़्यादा हो रही है। मतलब एक पॉजिटिव बात है, और मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये तो बात जनसंख्या की हुई है, लेकिन अगर चाइना के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था और जिस तरह से हम अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे हैं कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, जिस तरह से चाइना वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, हम अपनी रणनीति में आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कितना मुमकिन है? अभी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमने देखा कि एप्पल ने हालांकि अपना स्टोर यहाँ पे खोल दिया। धीरे धीरे हम वेस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत से कितना दूर है? देखिए, चाइना के अंदर जिस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग बेस है और जिस प्रकार की हम वहाँ पे बेस देखते हैं, मैं कोई डेटा देख रहा था दैट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू चाइनीज GDP इज़ अबाउट $4 or 5 ट्रिलियन, और इंडियन इकॉनमी अभी $3 ट्रिलियन नहीं है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में टोटल कंट्रीब्यूशन आता है इट्स लेस देन $200 बिलियन या 300-400 बिलियन। तो टू गुड क्लोज टू चाइना बहुत समय लगेगा। मगर क्या इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है, क्या वह ग्रोथ औरों से ज़्यादा हो सकती है? जी हाँ। क्या इस समय ढांचा हो गया है, PLI स्कीम्स हों या फिर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हों या फिर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हो, वो सब राइट डायरेक्शन में जा रही है। हम एप्पल की बात करते हैं, मगर एप्पल के बाद आप बात करें, कुछ दिन पहले UBS के CEO आए हुए थे, उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट के नदेला साहब आए हुए थे। प्राय नाइकी ने अभी बात करी है कि वो इंडिया में प्रोडक्शन बेस बना रहा है। फॉक्सकॉम ने बात करा है कि मोबाइल फ़ोन वो बना रहा है। सैमसंग ने बनाना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चाल अब आ चुकी है, मगर चाल को रफ्तार बनने में समय लगेगा। चलिए, चर्चा को समेट